हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन ना केवल आपको AIB 18 में हेल्प करेंगे, बल्कि आप किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। चाहे आप LLB एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी के लिए, चाहे आप JLO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या APO की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। क्या है क्वेश्चन? ए स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 161। आप सभी को पता है, जब भी किसी विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है तो वो 161 के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जैसा कि हम सुनते हैं, 161 के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इन in writing during the investigation and signed by the person making the statement is headed by। यानी कि जिस व्यक्ति की स्टेटमेंट ली जा रही है वो व्यक्ति साइन भी करेगा। यह बात किस सेक्शन में लिखी हुई है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 1, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 2, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 162 सबसेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 4 लास्ट हमारा ऑप्शन है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। CRPC की धारा 161 के तहत एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। जांच के दौरान लिखित में और बयान देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्तांतरित किया गया, तो किस सेक्शन में हस्तांतरित किया गया, ये हमारा प्रश्न है। इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 162 सबसेक्शन 1। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 161 के अंदर ही सबसेक्शन में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात की जाती है सिग्नेचर की तो ये 162 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझते हैं ये क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC जो बात करता है पीरियड्स के बारे में, कुछ समय सीमाएं निर्धारित की गई है। यहीं पर डिफॉल्ट बेल के बारे में भी बताया गया है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC नेचर ऑफ कस्टडी कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम द जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी। यानी कि जब कोई जेसी में है उसे कन्वर्ट करना है पुलिस कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में है उसे कन्वर्ट करना है जेसी में, यानी कि वाइस वर्सा। तो दिस अल्टरेशन कैन बी डन कितने समय के दौरान किया जाएगा? 7 दिन के, 10 दिन के बाद, 15 दिन के पीरियड के बाद या फिर 14 दिन के पीरियड के बाद। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। CRPC की धारा 167 जिसे हम कहते हैं के तहत हिरासत की प्रकृति को न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में बदला जा सकता है, और इसके विपरीत भी, यानी कि पुलिस से हिरासत से न्यायिक हिरासत में बदला जा सकता है, और यह परिवर्तन किया जा सकता है कितने समय के दौरान? तो पहले 15 दिन की अवधि के दौरान। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट आर एडमिसेबल। हमें पता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है या एक्सपर्ट के द्वारा दी गई रिपोर्ट वो एविडेंस के रूप में मान्य होती है। इन एविडेंस विदाउट एनी प्रूफ, यानी कि बिना प्रूफ के, किस सेक्शन में लिखा हुआ है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन नंबर 291 ऑफ CRPC, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 292 ऑफ CRPC, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 293 ऑफ CRPC एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 294 ऑफ CRPC। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट बिना किसी भी औपचारिक प्रमाण के साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकती है, यानी कि एविडेंस के रूप में स्वीकार की जा सकती है। यह बात हमें लिखी हुई है सेक्शन नंबर 293, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है।
बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 308 ऑफ सीआरपीसी एन ए कंप्लायंस हु डज नॉट कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ पार्डन, यानी कि क्षमा याचना के लिए पार्डन, यानी कि एक तरीके से हमें उसने कुछ शर्तों पे उसका उसने पालन नहीं किया, उसके लिए उसको यहाँ पर क्या किया जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मे बी प्रोसिक्यूट, उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अगर वो शर्तों का पालन ना करे। एंड ट्राई सेपरेटली फॉर द ऑफेंस ऑफ गिवन इन फॉल्स एविडेंस, अगर वो गलत साक्ष्य भी देता है तो उसके लिए उस पर यहाँ पर सेपरेट ट्रायल चलाया जाएगा और उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, बट विद द सैंक्शन ऑफ, लेकिन यहाँ पर किससे परमिशन लेनी होगी, ये हमारा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सेशन कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है हाई कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। सीआरपीसी की धारा 308 के तहत एक सहयोगी यानी कि साथी कंप्लायंस की बात की गई है, जो क्षमा की शर्तों का पालन नहीं करता है और उस पर झूठे साक्ष्य देने के आरोप के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, और आगे से मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इसकी मंजूरी के साथ। किसकी मंजूरी लेनी होगी, सत्र न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, राज्य सरकार की, या फिर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी मंजूरी लेनी होगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि हाई कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। जब आप सेक्शन नंबर 308 को पढ़ेंगे सीआरपीसी को, तब आपको वहां पर इसका जवाब सही तरीके से मिल जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर ऐड किया गया था सीआरपीसी में। द चैप्टर ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज एडेड टू द सीआरपीसी बाय विच अमेंडमेंट। सीआरपीसी अमेंडमेंट 2005, एक्ट नंबर 25, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005, एक्ट नंबर 2 2006 का। थर्ड है क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2006, या फिर फोर्थ ऑप्शन है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2003। सिंपली समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसका सही जवाब कौन सा है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005, लेकिन एक्ट नंबर 2 ऑफ सेक्शन 2006, यानी 2006 का एक्ट नंबर 2005, इसे ऐड किया गया था प्ली बार्गेनिंग के द्वारा। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड इन ए समन ट्रायल। समन ट्रायल के अंदर, समन ट्रायल जिसमें कि गवाही चालू हो जाती है, चार्ज फ्रेम करने की, ऑटोमेटिकली चार्ज फ्रेम हो जाता है और आगे गवाही की, मतलब काफी कम समय में अगर ट्रायल करना है तो समरली ट्रायल एक बहुत ही अच्छा वो है तरीका है, जहां से आप कम समय में यानी कि प्रोसीडिंग को फास्टली जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट अवॉर्ड इन ए समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में मैक्सिमम कितनी इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है। पहला ऑप्शन है 3 मंथ, दूसरा ऑप्शन है 6 मंथ, तीसरा ऑप्शन है 9 मंथ और फोर्थ ऑप्शन है 1 साल। यानी कि सारांश मुकदमे में कारावास की अवधि कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है। इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 3 मंथ, यानी कि 3 महीने हो सकती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। एवरी ऑफेंस शैल ओरिजिनली बी इंक्वायरी इनटू ट्राई बाय द कोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन टू द कंप्लेनेंट रेजिडेंस। सेकंड ऑप्शन है within whose local jurisdiction the said offense was committed. Third option है within whose local jurisdiction the accused already reside, ये reside है, reside। फोर्थ ऑप्शन है within whose local jurisdiction witness to the said offense reside। यानी कि जब भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, सामान्यतः प्रत्येक अपराध की जांच अदालत द्वारा की जाएगी। कब की जाएगी, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है।
शिकायतकर्ता किसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में रहता है, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में उक्त अपराध किया गया था। थर्ड ऑप्शन है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अभियुक्त आमतौर पर रहता है। और फोर्थ ऑप्शन है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में उक्त अपराध के गवाह रहते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में उक्त अपराध किया गया था, यानी कि जहां पर ऑफेंस कमिट किया गया था वहीं पर जांच की जाएगी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ CRPC apply when the officer in charge of the police station receive an information that a person has committed suicide and he was immediately report to the executive magistrate। जैसे ही पुलिस वालों को यह पता चलता है कि किसी ने सुसाइड कमिट कर ली है, उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट को तैयार करके तुरंत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उस रिपोर्ट को भेज देते हैं। यह किस सेक्शन में लिखा गया है, CRPC के अंदर। सेक्शन नंबर 169 ऑफ CRPC, सेक्शन नंबर 173 ऑफ CRPC, सेक्शन नंबर 174 ऑफ CRPC एंड सेक्शन नंबर 178 ऑफ CRPC। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, CRPC की कौन सी धारा है, कि क्या यह तब लागू होती है जब किसी भी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सूचना मिलती है कि किसी भी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, तो वो तुरंत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे। कौन सा है इसका सही जवाब, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 174 ऑफ CRPC इस बारे में बात करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC द पुलिस ऑफिसर इंक्वेस्ट रिपोर्ट टू बी फाइल टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपसे पूछी जा सकती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में। किस सेक्शन में आती है, सेक्शन 169, 173, 174, 178। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 174। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से CRPC की किस धारा में पुलिस अधिकारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फाइल की जांच करते हैं, यानी कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट की जांच के बारे में बात की गई है। ये है हमारा सेक्शन नंबर 174, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये। ए बॉय अबाउट 14 ईयर इज सस्पेक्टेड इन ए कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ ए मर्डर। एक 14 साल का लड़का है, यह संभावना है, यह यहाँ पर सस्पेक्टेड है कि उसने अपराध किया है, किसी का मर्डर कर दिया है। ही कैन बी मेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। अगर उसे इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया जाता है तो कहाँ पर किया जाएगा, ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन है एट द पुलिस स्टेशन, सेकेंड ऑप्शन है एट द रेजिडेंस, थर्ड ऑप्शन है एट एनी प्लेस और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। लगभग 14 वर्ष के एक लड़के पर हत्या का अपराध करने का संदेह है, उसे जांच में शामिल किया जा सकता है पुलिस स्टेशन में, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है निवास पर, तीसरा ऑप्शन है किसी भी स्थान पर और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जब बात की जाती है ये 14 ईयर्स एज की, तो यहाँ पर सेक्शन दी गई है 15 से लेकर 65 साल से ज्यादा और 15 साल से कम के बच्चे हैं, तो ऐसे में एट द रेजिडेंस प्लेस पर उसकी यहाँ पर जांच की जाएगी, यानी कि कहाँ पर, जहाँ पर वो रह रहा है, जहाँ पर निवास कर रहा है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो आपको ये बताना है कौन सी सेक्शन है, आपको हमें कमेंट करके, ताकि हम भी ये सोचे आपने जो है अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, रेगुलरली तैयारी कर रहे हो AIB की। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। द FIR गिव इंफॉर्मेशन टू, FIR इंफॉर्मेशन दी जाती है किस चीज से रिलेटेड है,
पहला ऑप्शन है रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट अबाउट द इंक्वायरी कंडक्ट बाय द पुलिस ऑफिसर। सेकंड ऑप्शन है रिपोर्ट सबमिट टू द कोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन ए क्रिमिनल केस। थर्ड ऑप्शन है द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। एफआईआर की जानकारी जो है किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा दी गई पूछताछ के बारे में मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट करें, मजिस्ट्रेट में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें। सेकंड ऑप्शन है एक आपराधिक मामले में जांच अधिकारी द्वारा अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट। या तीसरा है संज्ञेय अपराध का घटित होना। या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं एफआईआर की तो इससे रिलेटेड हमारा थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, जो बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के बारे में, घटित होने के बारे में एफआईआर की इंफॉर्मेशन दी जाती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। फॉर what time order pass under section 144 of the CRPC remain effective, यानी कि 144 सीआरपीसी के अंदर ऑर्डर पास किया गया है तो वो कब तक इफेक्ट में रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन या 6 महीने, तो वो 2 महीने तक इफेक्ट में रहेगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कितने समय के लिए आदेश पारित किया गया या प्रभावी बना रहेगा, तो वो रहेगा कितने महीने तक, 2 महीने तक। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है, इसे कितने समय तक तो ये 2 महीने तक तो यहाँ पर फोर्स में रहेगा, लेकिन इसे एक्सटेंड कब तक किया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है हमारा 6 महीने। 6 महीने तक इसे एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफी इजी है, आप सभी को आता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द सीआरपीसी कम इनटू फोर्स। 1 अप्रैल ऑफ 1973, 1 अप्रैल ऑफ 1974, 1 जनवरी ऑफ 1974, यहाँ पर इसको आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आप 3 कर लीजिए, 1 अप्रैल ऑफ 1973, ये करेक्शन इसमें आप कर लीजिएगा। बात करें इसका सही जवाब कौन सा है, तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, 1 अप्रैल ऑफ 1974। 1973 का हमारा एक्ट है, लेकिन फोर्स में आया था 1974 के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं कि यह एक्ट रिपील किया गया था किसके द्वारा। 1973, 1974, 1984, 1894 किसके द्वारा रिपील किया गया था। 1974 का जो हमारा 1973 का एक्ट है हमारा, इसको भी आप ठीक कर लीजिए। 1973 का जो हमारा एक्ट है सीआरपीसी का, वो रिपील किया गया था कौन से एक्ट के द्वारा, कौन से साल का एक्ट था, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा, कौन सा है सही जवाब, इसका कौन सा है सही जवाब। इसमें जो है आपको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, क्योंकि इन सभी में से कोई भी सही जवाब नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा 18 कितना है, 1898। तो ये कहीं पर लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो 1973 सीआरपीसी के द्वारा कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं कि हाउ मैनी टोटल सेक्शन आर देयर इन द न्यू बिल ऑफ द सीआरपीसी, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द प्रेजेंट सीआरपीसी एक्ट 1973। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट में 484 है और नए बिल में 536 है। सेकंड ऑप्शन है प्रेजेंट में 481 है और नए बिल में 536 है। और थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंट में 485 है और नए बिल में 536 है। फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंट में 4
480 सेक्शन है, 480 सेक्शन है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और नए बिल में 536 सेक्शन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा पहला ऑप्शन, यानी कि प्रेजेंट एक्ट में 484 सेक्शन है और नए बिल में 536 जो है सेक्शन दिए गए हैं। जब वो एक्ट बन जाएगा तो 536 हमें पढ़ने होंगे। बात करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, सीआरपीसी में नए बिल में कुल कितनी धाराएं हैं और वर्तमान सीआरपीसी अधिनियम 1973 में कुल कितनी धाराएं हैं, ये आप समझ ही गए हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझ लेते हैं। हाउ मेनी टोटल चैप्टर आर देयर इन द सीआरपीसी 1973? काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है ये कौन सा है तो पिछले दो शब्द को आप उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे इस सीआरपीसी के अंदर कितने चैप्टर हैं, 37 चैप्टर है। तो फोर्थ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कितने शेड्यूल है ये भी आपको पता होने चाहिए। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल इन द सीआरपीसी 1973? टोटल हमारे 2 शेड्यूल दिए गए हैं, तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये, द सब्जेक्ट ऑफ ए क्रिमिनल प्रोसीजर फेल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इस लिस्ट के अंदर आता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, या फिर फर्स्ट, या तो पहला या फिर दूसरा। बात करते हैं हमारा सीआरपीसी पर, तो सीआरपीसी पर सेंट्रल और स्टेट दोनों लोग बना सकते हैं, और ये बात लिखी हुई है हमारी कंकरेंट लिस्ट के अंदर कि जहां पर दोनों स्टेट भी और सेंट्रल भी लोग बना सकते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, आपराधिक प्रक्रिया का विषय भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची पर आता है? तो ये आता है हमारी साम्यवर्ती सूची के अंदर, जिस पर दोनों लोग बना सकते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, इट इज ए ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोसिक्यूट whosoever commit a wrong। सेकंड है एडवर्सरियल ट्रायल। थर्ड है एक रोंग डूअर मस्ट बी पनिश। फोर्थ ऑप्शन है पहले दो। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। पढ़ देते हैं हिंदी वालों के लिए, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है जो कोई भी गलत करता है उस पर मुकदमा चलाना राज्य का कर्तव्य है। दूसरा है प्रतिकूल परीक्षण। तीसरा है गलत करने वाले को सजा आवश्यक मिलनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है पहले दो। तो पहले दो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही इसका जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पब्लिक सर्वेंट वर्ड डिनोट करता है किससे और किस ऑप्शन में वो आएगा? ए पर्सन फेल अंडर विच। तो पहला ऑप्शन है एक कमिश्नर नर्ड ऑफिसर इन ए मिलिट्री। सेकेंड ऑप्शन है एवरी जज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू डू एनी एडजुडिकेशन। थर्ड ऑप्शन है एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये सभी ही हमारे लोक सेवक के अंदर आएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए इसे जो है हम पढ़ देते हैं। क्या कह रहे हैं कि लोक सेवक शब्द का तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति जो नीचे इन सभी में से आता है। कौन है? सेना में एक कमिश्नर अधिकारी। दूसरा है प्रत्येक न्यायाधीश को किसी भी न्याय निर्णय करने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्राप्त। तीसरा है न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी। तो इन सभी को शामिल किया गया है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 29 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी डील करता है इन सभी में से किससे? पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट से। सेकंड ऑप्शन है वैल्यूएबल सिक्योरिटी से। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड से। फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। आईपीसी की धारा 29 कैपिटल ए
किससे संबंधित है? दस्तावेज से, मूल्यांकन, सुरक्षा से, इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड से। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड से संबंधित है हमारा सेक्शन नंबर कौन सा? 29 कैपिटल ए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इल्यूस्ट्रेशन है, इससे आपको पता लगाना है कौन सा सही जवाब है। ए एक सोल्जर है। ए इज ए सोल्जर फायर ऑन ए मोब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन द कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ। यानी कि उसके सुपीरियर ने कहा है कि तुम जो है मोब पर, यानी कि जो भीड़ है उस पर यहाँ पर गोली चला दो। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, हमें पता है। हिज डिफेंस कम अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी। अब ये किस सेक्शन के अंदर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 76, 77, 78 और 79 जनरल एक्सेप्शन के अंदर आ गया। अब बात करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कि ए एक सैनिक कानून के आदेश के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, उसका बचाव आईपीसी की धारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है सेक्शन नंबर 76 इस बारे में बात करता है। धारा नंबर 76 में यहाँ पर उसे जो है क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा उसे वो अपना डिफेंस ले लेगा जनरल एक्सेप्शन के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। when the right of private defense of property extend to cause the death। हमें पता है हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी के अगेंस्ट भी है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी है। यहाँ पर बात की गई है प्रॉपर्टी के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है रोबरी, दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तीसरा है मिसचीफ बाय द फायर committed on the building used for his ह्यूमन ड्वेलिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, जब संपत्ति को निजी सुरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत हो सकता है, यानी कि बढ़ सकता है। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर इसे ठीक कर लीजिए, इसको कर लीजिए लूट, यानी कि लूट तक बढ़ जाए। दूसरा ऑप्शन है रात में घर तोड़ना। तीसरा ऑप्शन है मानव आवास के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी इमारत पर आग से होने वाली क्षति, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि whoever wage war against the government of India and attempt wage such as war shall be punished। यानी कि वेज वॉर करता है तो कितनी पनिशमेंट होगी? पहला ऑप्शन है इम्प्रिजमेंट जो 14 साल तक बढ़ सकती है, साथ ही फाइन। दूसरा ऑप्शन है डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। तीसरा ऑप्शन है इम्प्रिजमेंट जो 10 साल तक बढ़ सकती है प्लस फाइन। फोर्थ ऑप्शन है इम्प्रिजमेंट जो 7 साल तक बढ़ सकती है प्लस फाइन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयास करेगा वह दंडनीय होगा। तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? उसको सजा दी जाएगी कितनी? डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट विद फाइन, यानी कि जुर्माने के साथ मृत्यु या फिर आजीवन कारावास की सजा या दंड उसको दिया जाएगा। बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ हर्ट इज नॉट ए ग्रीवियस हर्ट। तो पहला है इमेस्कुलेशन, सेकंड है प्राइवेटेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द जॉइंट, थर्ड है हर्ट ऑन द हेड और द फेस, और फोर्थ ऑप्शन है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द टूथ। यानी कि किस प्रकार की चोट गंभीर चोट नहीं है? नपुंसकता पहला ऑप्शन है। दूसरा है संयुग के किसी भी सदस्य का अभाव हो जाना, यानी कि यहाँ पर ये जॉइंट की बात कर रहा है। जो आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा वर्ड उसे आप इंग्लिश में समझ लीजिए, जो इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है उसे आप हिंदी में समझ लीजिए। तीसरा है सिर या चेहरे पर चोट लगना। चौथा है दांत का फ्रैक्चर या अव्यवस्था। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ये हमारी इल्यूस्ट्रेशन है। ए शेक हिट फिस्ट एट जेड intention and knowing it to be likely that he may thereby cause Jed to believe that A is about to strike at him.
ए हैज कमिटेड विच, कमिटेड द फोर्स या कमिटेड द असोल्ट या कमिटेड द ग्रेव प्रोवोकेशन एंड फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं, ए जेड पर अपनी मुट्ठी हिलाता है, यानी कि मारने की कोशिश करता है, थप्पड़ दिखाना, मुट्ठी दिखाना कि मैं तुझे मार दूंगा, यह इरादा रखते हुए या यह जानते हुए कि वह इस तरह जेड को यह विश्वास दिला सकता है कि ए उस पर हमला करने वाला है। तो उसने कौन सा अपराध यहाँ पर कमिट किया है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर असोल्ट कमिट किया है, उसने यहाँ पर हमला किया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझते हैं। ए इंसाइट ए डॉग टू स्प्रिंग अप जेड विदाउट द कंसेंट ऑफ जेड। Here A has committed the offense of first criminal force assault, थर्ड है attempt to cause hurt and fourth defamation। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, ए जेड की सहमति के बिना एक कुत्ते को जेड पर हमला करने के लिए उकसाता है, यानी कि उसे डराने की कोशिश करता है। यह ए ने अपराध किया है, क्या किया है, आपराधिक बल, दूसरा है हमला, तीसरा है चोट पहुंचाने का प्रयास, चौथा है मानहानि। तो यहाँ पर फोर्स का यूज किया है, वो भी क्रिमिनल फोर्स का, यानी कि आपराधिक बल के लिए वो जो है दोषी होगा आईपीसी के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि वेदर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। पहला है रिलेटेड टू द एक्ट रिकॉर्ड ऑफ एड्स ऑफ द सॉवर्निटी, सेकंड ऑप्शन है पब्लिक रिकॉर्ड कीप इन द स्टेट ऑफ ए प्राइवेट डॉक्यूमेंट, थर्ड ऑप्शन है पहले दो। तो इसका जो थर्ड है वही इसका सही जवाब है। क्या निम्नलिखित में से दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज होगा? पहला है संप्रभु के कृत्यों या विज्ञापनों के अभिलेख से संबंधित है, बिल्कुल। दूसरा है निजी दस्तावेजों का सार्वजनिक रिकॉर्ड राज्य में रखा जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक दस्तावेज, यानी कि उसे हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट इशू ए डायरेक्शन इन फेवर ऑफ एसिड अटैक ऑन ए विक्टिम। किस केस में ये निर्धारित किया गया था? तो ये निर्धारित किया गया था सेकंड केस में, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, एसिड अटैक पीड़ित के पक्ष को निर्देश जारी किए थे? किस कौन से में? ये सेकंड केस में, लक्ष्मी बेनाम भारत संघ के केस के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।